स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ किया था मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन का मतलब है कि किस तरह से हार्मोन हमारा काम करता है। डिपेंड्स ऑन उसके नेचर के अकॉर्डिंग। अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो किस तरह से आगे अपना काम करेगा, और वाटर इनसॉल्युबल है तो वो मतलब लिपिड सॉल्युबल है तो वो किस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा। तो बेसिक जो मैकेनिज्म है वो दो हैं। एक डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन के थ्रू काम करते हैं एक टाइप के रिसेप्टर्स, और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। तो डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन है। जीन एक्टिवेशन, डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन आपने पहले भी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कभी पढ़े होंगे तो आपने ये वर्ड तब भी सुना होगा, डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन। तो जीन एक्टिवेशन का मतलब है जीन एक्सप्रेशन। अब जब ये वर्ड आया जीन एक्सप्रेशन तो आपको मालूम होना चाहिए जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जीन के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज करते हैं एक फंक्शनल जीन बनाने के लिए, और वो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नेचर प्रोटीनियस भी हो सकता है और नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन भी हो सकता है। जैसे आप लास्ट में देखेंगे इसमें क्या बन रहा है, mRNA। उसका एग्जाम्पल होते हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज होते हैं। तो वो उसका एग्जाम्पल होते हैं। क्या होता है जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन वो एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, जीन का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका इन्फॉर्मेशन यूज करके हम एक फंक्शनल जीन बनाने का काम करते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं। और वो प्रोडक्ट का नेचर प्रोटीनियस भी हो सकता है और नॉन प्रोटीन कोडिंग भी हो सकता है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, मैसेंजर आरएनए हो सकता है, ट्रांसफर आरएनए हो सकता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हो सकता है। आपको यहाँ पर उसका प्रोडक्ट दिख रहा है। ये तो हो गया जीन एक्सप्रेशन का मतलब। अब जो हमारे रिसेप्टर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों में रिसेप्टर्स काम करते हैं। जब हमने स्टेरॉयड हार्मोन का भी डिस्क्रिप्शन पढ़ा तब भी देखा, वहां पर भी रिसेप्टर्स थे। जब हमने पेप्टाइड और अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स का देखा, वहां पर भी रिसेप्टर्स थे। तो जो यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। जो रिसेप्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, उस टाइप के रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। और जो क्या बताया मैंने, जो रिसेप्टर्स डायरेक्टली जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उस टाइप के रिसेप्टर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो चीज़ें फॉलो करती हैं उसका एग्जाम्पल है स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन अगर कहीं पर भी इसका एग्जाम्पल आएगा, अगर कोई आपसे पूछेगा इसके रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये किस रिसेप्टर पे बाइंड करके काम करता है, तो उसका आंसर हमेशा एक ही रहेगा कि ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे बाइंड करके अपना मैकेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, जो रिसेप्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं जीन एक्सप्रेशंस को, उस रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी फर्दर दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। वो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो रिसेप्टर्स डायरेक्टली जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको कहते हैं हम न्यूक्लियर रिसेप्टर, और उसका एग्जाम्पल है स्टेरॉयड हार्मोन। समझ में आया? तो जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली किससे बाइंड होते हैं, डीएनए से। आगे मैं फर्दर बताऊंगी, लेकिन कुछ वर्ड्स आपको क्लियर कर रही हूँ। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह कैसे काम करते हैं, डीएनए से बाइंड होते हैं और रेगुलेट करते हैं फिर जीन एक्सप्रेशन को। और जीन एक्सप्रेशन मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शनल जीन प्रोडक्ट बनता है, और वो फंक्शनल जीन प्रोटीनियस भी हो सकता है और नॉन प्रोटीन कोडिंग भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इसका जो एग्जांपल है वो है स्टेरॉयड हार्मोन। आपने जब स्टेरॉयड हार्मोन पढ़ा तो स्टेरॉयड हार्मोन आपने ये देखा कि स्टेरॉयड हार्मोन किससे सिंथेसाइज होता है, कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड है। तो ये हार्मोन क्या होगा, बेसिकली लिपिड सॉल्युबल होगा। और आपने पहले भी पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर किस तरह की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बायोलिपिड से बना रहता है। तो ये क्या होगा, ये इजिली क्रॉस हो जाएगा। ये हार्मोन क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा। इन शॉर्ट, ये डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि इसकी नेचर किस तरह की है, ये लिपिड सॉल्युबल है। तो जो हमारा स्टेरॉयड हार्मोन है, आप डायग्राम में देख रहे हो, स्टेरॉयड हार्मोन क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर डिफ्यूज हो गया। तो अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर डिफ्यूज होने के बाद उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होंगे।
वो बहुत सारे प्रोटीन्स क्या करेंगे, और उसी प्रोटीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन है, उसी प्रोटीनियस चीज़ों के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, रिसेप्टर्स भी वहाँ पर डिफ्यूज रहते हैं। तो वो रिसेप्टर और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और साथ साथ में क्या है, हार्मोन भी डिफ्यूज हो रहा है। रिसेप्टर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन गया किसके साथ, हार्मोन के साथ। एक रिसेप्टर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बना हार्मोन के साथ, वो क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, इसी के अंदर प्रेजेंट होगा डीएनए। वो डीएनए के साथ क्या होगा, बाइंड हो जाएगा जाके। वो जो रिसेप्टर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है हार्मोन के साथ जो बना हुआ है, वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा, डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं डीएनए के साथ और रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। जैसे ये रिसेप्टर प्रोटीन और हार्मोन का जो कॉम्प्लेक्स बना है ये डीएनए के साथ बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस होना है। तो हमारा जो नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन है, जो फंक्शनल जीन बना है, उसमें क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए फर्दर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। और जो नेसेसरी जो भी सेलुलर एक्टिविटी होगी, जो भी हार्मोन रिलीज होगा, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन है, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन में हमने कल भी एग्जाम्पल पढ़ा था, एडिनल ग्लैंड से जो भी रिलीज होता है, और डिफरेंट सेक्स हार्मोन्स जो भी होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में जाकर जो भी इसकी नेसेसरी सेलुलर एक्टिविटीज होगी वो इसे परफॉर्म करेगा। ये एक टाइप का मैकेनिज्म है जो स्टेरॉइडल हार्मोन फॉलो करते हैं। दूसरा मैकेनिज्म है सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। ठीक है, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम सेकेंड मैसेंजर क्यों कहते हैं, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया। सेकेंड मैसेंजर, फर्स्ट जो डिफ्यूज हो रहा है वो अंदर आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, हार्मोन। वो फर्स्ट मैसेंजर है। जो सेकेंडली उसके आने के बाद जो चीजें एक्टिवेट होती हैं अंदर, उनको हम कहते हैं सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। ठीक है, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं वो हमारे काम करते हैं। जो हार्मोन प्रोटीन से, पेप्टाइड से और अमीनो एसिड डिराइव्ड होते हैं, मतलब अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, वो बेसिकली इस सिस्टम के थ्रू अपना काम करते हैं। और उनकी नेचर किस तरह रहती है, उसी वहां पर बताया मैंने कि वो क्या रहते हैं, वाटर सॉल्युबल रहते हैं। तो वो इजीली डिफ्यूज नहीं हो सकते अंदर, वो एंटर नहीं कर सकते अपने टारगेट सेल को। तो इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो बाहर ही प्रेजेंट रहेंगे। दैट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि वो अंदर नहीं डिफ्यूज हो सकते, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, वो लिपिड सॉल्युबल तो है नहीं कि वो अंदर डिफ्यूज हो जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इसके रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होंगे वो बाहर ही प्रेजेंट रहेंगे। तो आपको दिख रहा है, आपने जब एंजाइम पढ़ा होगा कभी अपना 12th क्लास में, तो आपने देखा होगा कि वहां पर मैकेनिज्म है लॉक एंड की। ये उसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं कि आपको यहाँ पर एक रिसेप्टर्स दिख रहे हैं, आपको बहुत सारे रिसेप्टर्स दिख रहे हैं। उस रिसेप्टर के अंदर आपको एक साइट दिख रही है। ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो ये रिसेप्टर्स क्या होंगे, यहाँ पर जाके हमारा हार्मोन क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। हमारा हार्मोन यहाँ पर आकर बाइंड हो गया। ठीक है, सो रिसेप्टर और हार्मोन का यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन गया। और हार्मोन की नेचर आपको पहले भी मैंने बताई कि हार्मोन की नेचर किस तरह की है, प्रोटीनियस नेचर है। तो किस तरह क्या बोलेंगे हम, रिसेप्टर और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वो एंजाइम भी एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसके अंदर जो वो एंजाइम्स रहेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। उस एंजाइम के एक्टिवेट होने से क्या होगा, जो हमारा एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी में। और ये जो साइक्लिक एएमपी है यही फर्स्ट मेंबर है किसका, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम का। आप डिटेल में जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे इसको तब पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि सेकेंड मैसेंजर क्या होता है। तो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एटीपी क्या आपको पता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी में। तो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और यही सेकेंड मैसेंजर सिस्टम क्या करेगा, परफॉर्म करेगा वेरियस सेलुलर फंक्शंस। जो भी रिक्वायर्ड सेलुलर फंक्शंस होंगे वो सारे काम करेंगे इस प्रोसेस से। ठीक है, और जो इस तरह का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं उनकी नेचर किस तरह रहती है, या तो वो प्रोटीनियस होते हैं, या पेप्टाइड नेचर रहता है, या अमीनो एसिड डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखा है मैंने सारा फ्लो चार्ट में कि वो बाइंड करेंगे मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे, वहां उसका यूटिलाइजेशन होगा और सेकेंड मैसेंजर सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। सेकेंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा,
जो भी सेलुलर एक्टिविटीज इसको परफॉर्म करनी है वो सेलुलर एक्टिविटीज ये फर्दर परफॉर्म कर लेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।